हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 28 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी गुलामगिरी जो पुस्तक है ना, इसको जो है किसने लिखा था। तो देखिए, गुलामगिरी पुस्तक को जो है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो ज्योतिबा फूले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले के द्वारा ही जो है 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द बुक ए सूटेबल बॉय हैज़ बीन रिटन बाय, यानी ए सूटेबल बॉय ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो देखिए, ये सूटेबल बॉय जो कि एक आपका उपन्यास है और इसे जो है आपका विक्रम सेठ के द्वारा जो वो लिखा गया था। और ये जो पुस्तक है ना, ये आपके 1993 में जो वो प्रकाशित हुआ था। तो विक्रम सेठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विक्रम सेठ के द्वारा लिखे गए अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये भी आपके विक्रम सेठ के द्वारा ही जो वो लिखे गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य पुस्तकों की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पैक्स इंडिया, वाई आई एम ए हिंदू एंड इरा ऑफ डार्कनेस, ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये आपके शशि थरूर के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। इसके अलावा द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज, गन आइसलैंड, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके अमिताभ घोष के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। इससे पहले जो आपका सेक्रेड गेम्स के बारे में जो वो पूछा गया था, तो देखिए सेक्रेड गेम्स, रेड अर्थ और पॉर्लिंग रेन, ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये आपके विक्रम चंद्रा के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोले जाने वाली जो है भाषा कौन सी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है टोटल आपके 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता जो वो दिया गया है, जिसमें 2011 की जनगणना में सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है ना, ये आपकी संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अगर बोले जाने वाले भाषा के बारे में पूछा जाए, तो देखिए सबसे अधिक बोले जाने वाला जो भाषा है ना, ये आपकी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का जो प्रतिशत रहा था ना, ये आपका 43.63% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पर अगर बात कर ले, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये आपका बंगाली भाषा है, जो कि आपका 8.03% जो है वो लोग जो है वो बोलते हैं बंगाली भाषा को 2011 के अकॉर्डिंग। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका मराठी भाषा आता है, मराठी भाषा जो है ये 6.86% लोग जो है ये आपके मराठी भाषा को बोलते हैं। और चौथे नंबर पे जो ये आपका तेलुगु भाषा आ जाता है, जो कि तेलुगु भाषा जो है 6.7% जो है ये तेलुगु भाषा को बोलते हैं। पाँचवें नंबर पे जो आपका भाषा आता है, ये आपका कौन सा तमिल भाषा आता है। तमिल भाषा को जो है लगभग 5.7% लोग जो है ये तमिल भाषा को जो वो बोलते हैं। तो ये क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर छठे नंबर का पूछा जाए कि छठे नंबर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये आपका गुजराती भाषा है। और सातवें नंबर पे जो आपका उर्दू भाषा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। तो देखिए, अगर दंती दुर्ग की बात कर ले तो इन्हें जो है दंती वर्मन के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और इन्होंने ही जो है चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर जो है 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो किए थे। और इनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जाता है, यानी इनका जो सक्सेसर रहा था ये कौन रहा था। तो देखिए, इनका जो उत्तराधिकारी रहा था ना, ये कृष्ण प्रथम रहा था। और कृष्ण प्रथम के ही द्वारा जो है एलोरा का जो सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है ना, इसी का निर्माण जो है ये आपका कृष्ण प्रथम
प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो दंती दुर्ग ये जो आपके किस राजवंश से संबंधित है, तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो राष्ट्रकूट वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि किस नदी का उद्गम राक्षसताल झील से होता है। तो देखिए ये जो आपका सतलज नदी है ना, इसका जो उद्गम है ये आपका राक्षसताल झील से होता है। तो सतलज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सतलुज नदी जो है ये आपके सिपकिला पास से होकर जो है भारत में आपका ये प्रवेश करता है और ये आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है ये आपका मौजूद है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जो कोजागिरी जो उत्सव है ना, ये किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए कोजागिरी उत्सव की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का त्यौहार है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कोजागिरी उत्सव है ना, ये आपके हिंदुओं का जो एक फसल उत्सव भी जो वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है होजागिरी। तो देखिए ये जो आपका होजागिरी है ना, जो कि आपका एक लोक नृत्य है और किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो है राज्य विधायिका और उसकी समिति के संबंध में महाधिवक्ता के अधिकारों से संबंधित जो है अनुच्छेद के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 177 में जो है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों की चर्चा जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 177 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। तो देखिए भारत में रेलवे की जो शुरुआत है ना, ये आपके 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। तो 16 अप्रैल 1853 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और पहली जो यात्री ट्रेन थी ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए पहली जो यात्री ट्रेन है ना, ये आपके बोरीबंदर से लेकर जो ये आपके ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर की दूरी जो वो तय किया गया था। तो देखिए इसमें जो आपके 34 किलोमीटर की दूरी जो वो तय जो वो किया गया था। और ये जो है किसके शासनकाल में जो है पहली बार रेल की जो शुरुआत है वो हुआ था। तो ये आपका डलहौजी के शासनकाल में जो वो शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्उद्धार का जो श्रेय है ना, ये निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को जो वो दिया जाता है। तो देखिए भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्उद्धार का जो श्रेय है ना, ये रुक्मणी देवी अरुणडेल को जो वो दिया जाता है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और रुक्मणी देवी अरुणडेल ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु का राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुणडेल के पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जी को जो है 1956 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम जो शब्द है ना, ये आपके 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि आपका भाव, राग और ताल, ये 3 शब्दों से मिलकर जो आपका भरतनाट्यम शब्द जो वो बना है। और ये जो आपका भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, ये भारत का सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। और इसका जो उल्लेख है ना, ये आपका शिल्पादिकरम और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो वो मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का जो उल्लेख है ना, ये किस में मिलता है। तो ये आपका शिल्पादिकरम और भरत मुनि के जो है नाट्य शास्त्र में जो वो मिलता है। इसके अलावा जो है भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछा जाता है। तो देखिए भरतनाट्यम को जो है पहले आपका सादीरट्टम या थेवर अट्टम के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि किस नृत्य को जो है एक हार्य के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए भरतनाट्यम नृत्य को जो है एक हार्य के रूप में जो वो जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक नर्तक जो है एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाओं को जो है वो निभाती है। और इसमें अगर तत्व की बात कर ले तो देखिए भरतनाट्यम में जो है आपके अलारिपू, जातिस्वरम, शब्दम, पदम, वर्णम, ये सभी जो आपके भरतनाट्यम के कुछ तत्व हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को जो है ये आपका दून जो है वो कहा जाता है। तो दून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस असम के संगीतकार को जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए 2019 में ये जो आपके भूपेन हजारिका थे, जो कि असम के संगीतकार थे, इन्हें जो है भारत रत्न से मरणोपरांत जो वो सम्मानित किया गया था। तो भूपेन हजारिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा भूपेन हजारिका जी के अन्य पुरस्कार और सम्मान की बात कर ले तो इन्हें 1977 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 1987 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, 2019 में भारत रत्न, 2001 में पद्म भूषण और 2012 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भूपेन हजारिका एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें चारों सिविलियन अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। चारों सिविलियन अवार्ड कहने का मतलब कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी चारों अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपके अनुच्छेद से जो वो पूछा ये गया था कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से जो है ये संगठित करने का जो वो प्रयास करेगा। तो देखिए अनुच्छेद 48 के अकॉर्डिंग जो है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से जो वो संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टताएं गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए जो है उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए जो है वो कदम उठाएगा। ये आपका अनुच्छेद 48 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 48 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे पहले शिफ्ट में आपसे 48A के बारे में पूछा गया था। तो देखिए 48A जो है ये आपके पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें आपका बताया गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये आपका अनुच्छेद 48A में जो वो कहा गया है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि डीपीएसपी में जो आपके 4 नए जो अनुच्छेद है ना ये किस वर्ष में जोड़े गए थे। तो देखिए डीपीएसपी में जो आपके 4 अनुच्छेद है ये आपके 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसी वर्ष जो आपके 4 डीपीएसपी को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मध्य प्रदेश से राय नृत्य के लिए जो है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो आपका राय नृत्य है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है और इनके राय लोक नृत्य के योगदान के लिए जो है 2022 का जो पद्मश्री अवार्ड है ना ये राम सहाय पांडे को जो वो दिया गया है। तो राम सहाय पांडे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आपका प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव था ना इसे संविधान सभा द्वारा जो है इसे जो है कब स्वीकार किया गया था। देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब पेश किया गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि संविधान सभा द्वारा कब जो है इसे स्वीकार किया गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं, जो दोनों में से जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले अगर आंसर की बात करें संविधान सभा द्वारा इसे जो है कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा जो इसे स्वीकार किया गया था। लेकिन अगर पेश कब किया गया था ये पूछा गया था तो इसे जो आपका 13 दिसंबर 1946 को जो वो पेश किया गया था। तो पेश किया गया में आपका ये करेक्ट आंसर होगा और ये जो आपका स्वीकार कब किया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2022 में निम्नलिखित में से किसे जो है कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना ये आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो दिया जाता है और कालिदास सम्मान की जो शुरुआत है ये आपका 1980 में किया गया था और इसे 2022 में जो है एन वेंकटेश कुमार को जो है ये कालिदास सम्मान से जो वो सम्मानित किया गया है। तो वेंकटेश कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वुलर झील का उद्गम स्थल जो है कौन सी नदी है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वुलर झील का जो पानी है ना ये किस नदी के द्वारा जो वो प्रवाहित होता है। तो देखिए वुलर झील का जो पानी है ना ये आपके झेलम नदी के द्वारा जो ये आपका प्रवाहित होता है। तो झेलम नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर वुलर झील की बात कर ले तो देखिए वुलर झील जो है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे खारे पानी की झील पूछा जाए तो देखिए एशिया की जो सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है ना ये आपका चिल्का झील है और ये चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और देखिए अगर खारे पानी की अगर अंतर्देशीय झील अगर पूछा जाए यानी इनलैंड वाटर जो है कौन सा झील है खारे पानी की तो ये आपका फिर सांबर झील हो जाएगा। सांबर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है इनमें से कौन सी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि शुड हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, यानी उन्हें जो है राजनीति का जो वो ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि उन्हें जो है राजनीति बनने के लिए जो वो ज्ञान होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो आपका दिया गया था ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के क्लोज बी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य होने के लिए जो है एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है आपका 25 वर्ष से कम उम्र जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है यह आपका 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के जो है विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है जब तक कि वह राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जो है वो मतदाता नहीं है। तो ये सब जो आपके रिक्वायरमेंट होते हैं किसके, तो ये आपके विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ये 3 ऑप्शन में आपका दिया गया था, चौथा ऑप्शन जो है ये आपका दिया गया था, तो चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि विश्व में सबसे जो अधिक वर्षा है ना ये कहाँ पर होती है। तो देखिए भारत की बात कर ले या विश्व में सबसे ज़्यादा जो अधिक वर्षा है ना ये आपके मेघालय के मौसिन राम में होता है। तो मौसिन राम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, मेघालय के मौसिन राम जो है ये आपके किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपका खासी पहाड़ी पर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका भारत में सबसे अधिक वर्षा दूसरा जो है कौन सा स्थान है, तो ये आपका चेरापूंजी का है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पीरियोडिक टेबल से जो है आपके फिगर बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछा गया था। यानी देखिए इस प्रकार से जो आपका फिगर जो है वो दे दिया गया था, हालांकि इनमें आपका नाम नहीं दिया गया था, खाली जो है इस प्रकार से दे दिया गया था और पूछा गया था कि इस तरह में कौन सा आपका सही दिया गया है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन कहने का मतलब था ना इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि पीरियोडिक टेबल में जो है कितने पीरियड और कितने ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आपके 7 पीरियड यानी आपके जो है 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप यानी 18 जो है वो आपके वर्ग होते हैं। तो और वर्ग जो है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए इस साइड को जो है ये आपका ग्रुप कहा जाता है और नीचे को जो है आपका पीरियड जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से 18 और 7 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आधुनिक आवर्त सारणी में आपके कितने तत्व हैं, तो इसमें आपके टोटल 118 तत्व हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द रेफ थ्रोज द बास्केटबॉल इन द एयर, यानी रेफरी जब खेल की शुरुआत में रेफरी जब बास्केटबॉल को हवा में उछालते हैं तो उसे जब वो क्या बोलते हैं। तो देखिए खेल की शुरुआत में जब रेफरी बास्केटबॉल को हवा में उछालते हैं ना तो इसे जो आपका जंप बॉल जो है वो कहा जाता है। तो जंप बॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बास्केटबॉल के अन्य टर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बास्केटबॉल में आपका बास्केट शब्द आ जाता है, ड्रिबलिंग आ जाता है, बॉल, ब्लॉकिंग, इसके अलावा हेल्ड बॉल, फ्री थ्रो, जंप बॉल, होल्डिंग, पिवट और मल्टीपल थ्रो, ये सभी जो आपके बास्केटबॉल खेल के जो है वो टर्म है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1886 का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ना इसकी अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1886 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले दूसरा जो सत्र ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये आपका 1885 में हुआ था और इसकी जो पहली जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके WC बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। और पहले अधिवेशन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका बॉम्बे में आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके जो है संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये आपके A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पहला जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो है कितने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था, तो इसमें जो आपके टोटल 72 प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। इसके अलावा अन्य सत्र की बात कर ले तो देखिए तीसरा जो सत्र हुआ था ये आपका वर्ष 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है ये आपके सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा जो वो किया गया था। और ये जो आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी जो वो बनाए गए थे।
तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथे सत्र की बात कर ले तो ये आपका 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये जॉर्ज यूल के द्वारा जो वो किया गया था और ये जो आपके कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी जो वो बनाए गए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, इसकी जो अध्यक्षता है ये आपके रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो वो किया गया था और इसी अधिवेशन में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है ना, वो इसी अधिवेशन में जो वो गाया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भू राजस्व की अस्थायी निर्धारण की जो मांग है ये किस अधिवेशन में किया गया था, तो ये आपका 1899 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो वो किया गया था। और पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर जो है ये कब दिखाई दिए थे, तो देखिए पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर जो है ये आपका 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, जिसकी अध्यक्षता दिनसा ई वाचा के द्वारा किया गया था, इसी में पहली बार गांधी जी जो है कांग्रेस के मंच पर जो वो दिखाई दिए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एम डाइक्लोरोबेंजीन का जो है IUPAC नेम पूछा गया था। तो देखिए एम डाइक्लोरोबेंजीन का जो IUPAC नेम होता है ना, वो आपका 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन होता है। तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि RBI खुले बाजार में बॉन्ड बेचता है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो इसे कहा जाता है, तो अगर खुले बाजार में अगर RBI बॉन्ड बेचता है तो मुद्रा जो आपूर्ति होगा ना, वो क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो ये दो ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो है मुद्रा आपूर्ति को अगर कम करना चाहता है, तो अपने मौद्रिक नीति के जो है मात्रात्मक उपायों को जो वो उपयोग करेगा। और इनमें जो आपके कौन कौन से उपयोग जो है वो शामिल किए गए हैं। तो देखिए पहला जो उपयोग करने का जो शामिल करेगा वो आपका खुले बाजार में बॉन्ड बेचना, जिन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, यानी खुले बाजार में बॉन्ड बेचेगा। सेकंड आपका CR में जो वो वृद्धि करेगा, CCR कहने का CCR में जो ये आपका वृद्धि करेगा। और थर्ड आपका बैंक दर में जो वो वृद्धि करेगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक दर जो है ये क्या होता है। तो देखिए बैंक दर वह दर होता है जो केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्य बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के दिए जाने वाले ऋणों पर जो वो लगाई जाती है, इन्हें जो आपका बैंक दर जो वो कहा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि RBI खुले बाजार में अगर बॉन्ड बेचता है तो मुद्रा आपूर्ति जो है वो घटेगा। तो घटेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार जो है ये कितने माह के लिए जो वो लगाया जा सकता है। तो देखिए आपातकाल जो है यानी यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो आपातकाल जो ये 6 महीने तक जो वो जारी रहता है। तो 6 महीने आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तथा प्रत्येक 6 महीने पर संसद की मंजूरी से जो है इसे अनिश्चित काल तक के लिए भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में आपके 3 तरह के आपातकाल की जो है व्यवस्था की गई है, जिसमें आपके यानी जिसके अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण होने पर वित्तीय संकट की स्थिति में जो है आपातकाल की घोषणा जो वो किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में आपातकाल जो है वो लगाने का जो है वो प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये 3 तरह के आपातकाल की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कब घोषित किया गया था। तो ये आपका भारत चीन का जो युद्ध हुआ था ना, इसके दौरान 26 अक्टूबर 1962 को जो है भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो वो हो चुका है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को जो है 3 बार जो वो घोषित किया गया है। और वो 3 बार कब कब, तो पहला तो आपका 1962 के चीन युद्ध में किया गया था। सेकंड आपका 1971 के पाकिस्तान युद्ध में किया गया था। और थर्ड आपका 1975 के आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो भाग है ना, ये कब लिया था। तो देखिए महिलाओं के द्वारा ओलंपिक खेलों में जो पहली बार भाग है ना, ये आपके 1900 के पेरिस ओलंपिक में जो वो भाग लिया गया था। तो 1900 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि रमज़ान के पवित्र माह के अंत में जो है कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए रमज़ान के पवित्र माह के अंत में जो है ये आपका ईद उल फितर त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो ईद उल फितर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर का जो त्यौहार है ना ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर का जो त्यौहार है ना ये 10वां महीना जो कि सवाल की पहली तारीख होती है इसी दिन जो है इस पर्व को जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।